प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा, युद्ध के प्रमुख कारण। इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग पढ़ते हैं अवधारणा को। चलिए, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब युद्ध के बारे में हमें एक सामान्य जानकारी, ठीक है। अर्थ एवं परिभाषा नहीं, उसके लिए दूसरा हमको पढ़ना है। इसमें सिर्फ युद्ध के बारे में, युद्ध मानव से कहाँ तक संबंधित है, युद्ध कब आया है, कैसे आया है, मानव का स्वभाव क्या है, युद्ध से मानव कहाँ तक संबंधित है, इसके बारे में हम लोग इसमें विशेष रूप से जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं अवधारणा। धरती पर मानव अस्तित्व के साथ ही युद्ध का प्रारंभ हुआ। हम सब लोग जानते हैं, मानव जब से धरती पे आया है तब से वो हथियार उठाना प्रारंभ किया और आज तक उठाता रहा है, ठीक। अर्थात अपना वर्चस्व बनाए रखना। युद्ध के कई कारण हो सकते हैं, ये बात दूसरी है। हर समय युद्ध के जरूर कारण रहे हैं, अलग अलग कारण रहे हैं, लेकिन युद्ध हर समय हुआ है। मानव जब से धरती पे आया युद्ध करता रहा, और प्राचीन काल से लेकर आज तक युद्ध मानव का सहचर रहा है, यानी पक्का दोस्त, साथी हम लोग जिसे कह सकते हैं। मानव जब से धरती पर आया सदा हथियार ही उठाता रहा है। बच्चों में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हथियार उठाता रहा है। मानव सभ्यता सदा युद्ध का अभिशाप झेलती आई है, ठीक है। एक जो है अपने अधिकार, दूसरों की चीज़ों पे अधिकार करने के लिए युद्ध किया है, तो दूसरा अपनी चीज़ों को बचाने के लिए युद्ध किया है। इसलिए मानव को कहा जाता है, मानव युद्ध का अभिशाप झेलते आई है। अभिशाप ही कहा जाएगा जहाँ पर मानव का विकास ना होकर मानव सभ्यता को बचाने के बजाय मानव सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया जाए। यदि इतिहास पर नज़र डाला जाए तो इतिहास का एक बड़ा भाग युद्धों का ही इतिहास है। बहुत ही कम समय शांति का इतिहास है। मानव की 185 पीढ़ियों में से केवल 10 ने ही शांति की अनुभूति की है, और इसी के लिए क्विंसी राइट ने युद्ध को मानव समाज की एक साधारण दशा कहा है। अर्थात ये मानव जीवन का एक साधारण सा अंग है युद्ध, ऐसा कि प्रमुख विद्वान क्विंसी राइट ने कहा है। इतिहास साक्षी है कि विश्व में हो रहे आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक एवं वैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण युद्ध की प्रकृति, क्षेत्र एवं स्वरूप में परिवर्तन होता रहा, लेकिन युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। अर्थात जैसा परिवर्तन होया, युद्ध का स्वरूप परिवर्तित हो गया। पहले जैसे उदाहरण के स्वरूप में हम बता सकते हैं, वैदिक काल में 2 प्रकार की सेनाएं, कौन कौन? रथ सेना, पैदल सेना। महाकाव्य काल आते आते चतुरंगिणी सेनाओं का प्रयोग होने लगा, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। उसके बाद धीरे धीरे रथों का पतन हुआ झेलम के संग्राम के बाद। उसके बाद रथ सेना समाप्त हो गई, प्रमुख सेना बची घुड़सवार सेना। तो वहां पर क्या क्या सेनाएं होती थी? हाथी, घोड़े, पैदल। अंत में धीरे धीरे हाथियों का भी महत्व समाप्त हुआ। हालांकि हाथियों का प्रयोग तो बहुत दिनों तक चलता रहा, यहाँ मध्यकाल तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हाथियों का महत्व समाप्त हुआ और घुड़सवार सेना और पैदल सेना का महत्व बढ़ा। घुड़सवारों का महत्व उसमें ज़्यादा था, पहले रथों का महत्व ज़्यादा था, धीरे धीरे हाथियों का महत्व बढ़ा, फिर घुड़सवारों का महत्व बढ़ा, क्योंकि घुड़सवार सेना ऐसी सेना थी जो कि हर प्रकार के भूमि में कार्य कर सकती थी। यहाँ तक कि नदियों को भी पार करने के लिए इसको किसी प्रकार के वाहनों की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट घोड़ों को आप कुदवा कर नदी में आप पार करवा सकते थे सैनिकों के साथ, ठीक है। तो आज के समय में धीरे धीरे बारूद युग चला। बारूद युग से जब गन, राइफल बनने लगी तो घुड़सवारों का महत्व समाप्त हो गया। तो उन्हीं घुड़सवारों का महत्व समाप्त होने के बाद पैदल सेना का महत्व बढ़ा, और जब युद्ध का यंत्रीकरण होने प्रारंभ हो गया तो उसी में आज बदलते बदलते स्वरूप में आज समय क्या चल रहा है? पैदल सेना अपने स्थान पर है। पैदल सेना को युद्ध की रानी कहा जाता है, क्योंकि पैदल सेना का महत्व वैदिक काल में भी था, आज भी है। महत्व भले घटता बढ़ता रहा हो, बाकी अन्य सेनाएं समय के अनुसार लुप्त होती चली गईं। आज जो है अन्य क्षेत्रों के रूप में आज हमारे घुड़सवारों के बदले में, हाथी सेनाओं के बदले में, रथों के बदले में आज हमारे पास युद्ध के उपकरण हैं। तो नए नए टैंक हो गई, लड़ाकू विमान हो गए, प्रक्षेपास्त्र हो गए, ये सब हमारे युद्ध के उपकरण है। कहने का मतलब युद्ध समाप्त नहीं हुआ, समय और परिस्थितियों से विकास के क्रम में युद्ध हमेशा बदलता रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत समय तक राज्य की स्थापना, राज्यों की प्राप्ति, सुरक्षा एवं सीमा विस्तार हेतु संघर्ष होता रहा है। पत्थर युग से तलवार
पत्थर युग से चलकर बारूद भाप परमाणु युग से होते हुए आज हम फाइबर युग तक आ पहुंचे हैं, जिस कारण युद्ध के स्वरूप में भारी परिवर्तन हुआ है। लेकिन परमाणु युग की विनाशक क्षमता से संपूर्ण विश्व परिचित हो चुका है। वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी के युग में युद्ध का यंत्रीकरण होने से युद्ध खर्चीला हो गया है। जैसे आपको हम बता चुके हैं, युद्ध आजकल महंगा हो गया है, क्योंकि युद्ध जो है संपूर्ण युद्ध का यंत्रीकरण हो गया है। आज सैनिकों से अधिक युद्ध में मशीनें भाग ले रही हैं, यंत्र भाग ले रहे हैं, और यंत्रों की कीमत अरबों खरबों डॉलरों में है। ठीक है, अरबों खरबों डॉलर हैं। युद्ध में अरबों खरबों एक ही क्षण में जो है यंत्र जलकर खाक हो जाते हैं, अर्थात महंगा भी है, करोड़ों रुपया युद्ध में जलकर राख भी हो रहा है। चलिए, और वर्तमान युद्धों में सैनिकों से अधिक विनाश का उत्तरदायित्व युद्ध यंत्रों पर आ गया है, क्योंकि जो भयानक मारक क्षमता है जिनकी, वो सैनिकों की नहीं बल्कि युद्ध यंत्रों की है। ये बात दूसरी है कि हमारे वैज्ञानिक जो बनाते हैं युद्ध यंत्र, उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं के दिमाग की उपज है, जो कि असैनिक व्यक्ति होते हैं, अर्थात सैनिक से ज़्यादा जरूरत असैनिकों की है। वर्तमान टेक्नोलॉजी ने युद्ध क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। प्रक्षेपास्त्रों या मिसाइलों के आविष्कार ने विश्व में किसी भी कोने में आक्रमण किया जा सकता है। कहने का मतलब, आज जो है ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के आ जाने से या अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के आ जाने से विश्व का कोई भी कोना ऐसा नहीं है कि जहां पर हथियार ना पहुंच पाए। यानी मिसाइलों को, प्रक्षेपास्त्रों को हर स्थान पर, चाहे परमाणु बम से लैस करके, चाहे साधारण बमों से लैस कर, हर स्थानों पे परमाणु बमों का प्रयोग किया जा सकता है। और पलक झपकते, यानी मात्र 15 से 20, अधिकतम 15 से 20 मिनट में हम विश्व के किसी भी कोने में, यानी हजारों किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर हम आक्रमण करने में सक्षम हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो वर्तमान युद्धों में छल, बल, कपट, धोखा, मानवीय एवं अमानवीय नियम, नरसंहार, अत्याचार, मानव उत्पीड़न जैसे कार्यों का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ही साधारण चीज़ें हैं युद्ध में। हालांकि ये का प्रयोग पहले से भी होता जा रहा है, कि क्योंकि युद्ध में एक पराजित क्षेत्र, पराजित राज्य के नागरिकों का जीवन एक विजयी राष्ट्र के राजाओं और उनके सैनिकों की दया पर निर्भर हो जाता है। अब वो चाहें तो नरसंहार करवा दें, वो चाहें तो उनको अभय प्रदान कर दें या जिंदा रखें। ठीक है, और इतिहास में बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर भयानक नरसंहार हुआ है। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं, अभी आज़ादी के बाद की बात है, 1971 में भयानक नरसंहार पाकिस्तान ने किया था। 30 लाख व्यक्तियों को मारने का आदेश दे दिया था। ये तो फिलहाल भारत की देन है कि वो नहीं कर पाया। तो ऐसे इतिहास में बहुत से नरसंहार हुए हैं। जब इस्लामिक आक्रमण या मुसलमानों का आक्रमण होता रहा है, वो तो एक तरफ से जो है संपूर्ण नागरिकों को ही कटवा देते थे। चलिए, इसी तरह ह्यूगो ग्रोफियस ने इसीलिए कहा है कि युद्ध को एक आवश्यक बुराई कहा है, कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि युद्ध में भयानक नरसंहार होता है। जहाँ पर संपूर्ण मानव जाति एक मानव को विकास की ओर नहीं ढकेल सकते, वहीं युद्ध जो है मानव को विनाश की ओर ढकेल देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का कोई ऐसा पहलू नहीं बचा है जो युद्ध से प्रभावित ना हो। जैसा कि लियोन ट्राटस्की ने कहा है, अगर आप युद्ध में दिलचस्पी नहीं भी रखते हैं तो भी युद्ध की आप में दिलचस्पी है। अर्थात अगर आप ये चाहें कि हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि आपको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात, आप ये कह सकते हैं कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी हमारी नहीं है कि दूसरा कोई हम पर अटैक नहीं करेगा। यही गलती हमारे फर्स्ट पीएम नेहरू जी ने किया था। उनका विचार यही था कि हम जब किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे तो हमारा दुश्मन दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन हमारी चाइना से क्या दुश्मनी थी, जो उसने जो है भाई भाई कहकर ही हम पे अटैक कर दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई कहकर भारत पे अटैक कर दिया अचानक। क्या दुश्मनी थी हमें? तो शायद ये गलत है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की देन है कि आपको चाहे किसी पे आक्रमण करने के लिए, चाहे अपनी रक्षा करने के लिए, सैनिकों को या सैनिक क्षेत्र को आप अनदेखा नहीं कर सकते। सैनिक क्षेत्र, और वो भी बदलती परिस्थितियों में, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसा भी समय चल रहा है उसी के अनुरूप आपको सैन्य तैयारी भी करनी पड़ेगी, अन्यथा आप सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, चलिए
अस्तित्व के लिए संघर्ष ये प्रकृति का नियम है। अस्तित्व के लिए जो संघर्ष है ये प्रकृति का नियम है कि मानव अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा है। उसी प्रकार एक राष्ट्र किसी राष्ट्र पर युद्ध थोपता है तो दूसरा राष्ट्र अपने आप को बचाने के लिए युद्धरत रहता है। अर्थात मानव एवं समाज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सदा संघर्षरत रहा है। जहां एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए तो दूसरा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, जैसे हम आपको बता चुके हैं, एक आप पे अधिकार करने के लिए अगर अटैक करेगा तो दूसरा जो है आपको अपने आप को बचाने के लिए अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रतिकार आपको करना होगा। और वर्तमान समय में युद्ध स्वतंत्र नहीं है बल्कि राजनीति को क्रियान्वित करने का एक अंतिम साधन बना हुआ है। राजनीति क्या है? राजनीति वही है अपने हितों की रक्षा करना। एक राष्ट्र का प्रमुख दायित्व जो है वो अपने हितों की रक्षा करना है और इसमें कुछ ऐसे मार्मिक हित होते हैं जिसके लिए एक राष्ट्र युद्ध की सीमा तक भी जा सकता है। ये राष्ट्र की क्षमता के ऊपर निर्भर है कि युद्ध की सीमा तक जा सकता है या अपने उस हित को छोड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मानव की मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, मकान, और भोजन, वस्त्र और मकान के लिए मनुष्य जो है संघर्ष करता है, यहाँ तक कि जान मौत से भी टकरा जाता है। उसी तरह एक राष्ट्र की जो मूलभूत आवश्यकता है या जिसे हम लोग मार्मिक हित कहते हैं वो है एकता, अखंडता और एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।